चित्र में ABCDEFGH एक कीबोर्ड है जो 12 प्रतिरोधों से मिलकर बना हुआ है। इनमें सभी प्रतिरोध R वैल्यू के हैं। हमें कीबोर्ड के A व C पॉइंट के बीच में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम ऐसे प्लेन की संरचना करते हैं जिसके सापेक्ष पूरा कीबोर्ड समान रूप से दो भागों में बट जाए। यह प्लेन है IJKL। यदि हम किसी मिरर की कल्पना करें IJKL के साथ तो हम पाएंगे AB भुजा यदि वस्तु भुजा है तो इसकी प्रतिबिंब भुजा AD होगी, और इसमें यदि करंट AB में करंट I1 फ्लो करती है तो इसकी प्रतिबिंब भुजा में भी I1 करंट फ्लो करेगी। इसी प्रकार BC यदि वस्तु भुजा है तो इसकी प्रतिबिंब भुजा DC होगी और इसमें करंट I1 होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरा कीबोर्ड बिंदु A व C के सापेक्ष समान रूप से रचित दिखाई पड़ता है। इस प्रकार इसमें करंट I1 हुई और I1 करंट यहाँ पर आ गई। हम देख रहे हैं कि बिंदु D पर चूँकि पूरी करंट इधर की तरफ चली जाती है और D की तरफ कोई करंट नहीं जाती, इस प्रकार इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। इसी प्रकार यहाँ पर AB की पूरी करंट, पूरी धारा BC की तरफ चली जाती है तो BG भुजा में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। इस प्रकार अब हम आते हैं भुजा HG पर। HG यदि वस्तु भुजा है तो इसकी प्रतिबिंब भुजा HE होगी। यदि इसमें करंट I2 है तो इसकी प्रतिबिंब भुजा में भी करंट I2 होगी। GF वस्तु भुजा है तो इसके अनुरूप प्रतिबिंब भुजा EF होगी और इसमें भी करंट जो है चित्र के अनुसार इसमें करंट I2 होगी और यहाँ पर भी करंट I2 होगी। अब हम देख रहे हैं कि भुजा AH व CF मिरर प्लेन में स्थित हैं, अतः इनकी कोई प्रतिबिंब भुजा नहीं होगी और इसमें करंट चित्र के अनुसार ये 2I2 होगा, क्योंकि ये 2I2 करंट इधर और इधर दो भागों में बराबर बट जाती है। यहाँ पर भी निकासी पॉइंट पर भी ये 2I2 हो जाएगी। तो यहाँ पर AH की करंट AH और की करंट जो होगी ये बराबर होगी FC की करंट के बराबर, और इसमें करंट होगी 2I2। इस प्रकार हमारे पास पूरी कीबोर्ड की संरचना इस प्रकार पर रूपांतरित हो जाती है। इसमें हमारे पास D भुजा गायब हो जाती है क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है। इसी प्रकार से BG भी करंट धारा विहीन भुजा होगी और हमारे पास एक संरचना ऊपर की तरफ ये इसका रेसिस्टेंस R, ये भी R, ये R और R2R, R2R ये दोनों HF के बीच में ये हमारे पास है 2R। HF के बीच में ये 2R रेसिस्टेंस हो गया। ये हो गया हमारे पास H, ये हो गया F
और ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर आर रेसिस्टेंस से, और यहाँ पर भी ये जुड़ा है आर रेसिस्टेंस से, और ये हमारे पास है ए पॉइंट, ये ए पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट होगा सी। यहाँ पर भी ये जो है हमारे पास आर रेसिस्टेंस है इसका, ए डी का, और डी सी का रेजिस्टेंस भी आर है। इसी प्रकार से ये बी का रेजिस्टेंस आर और बी सी भुजा का रेजिस्टेंस भी आर है। तो इस प्रकार आर प्लस आर टू आर ये रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो गया आर, टू आर ये हो गया, और टू आर यहाँ पर, टू आर यहाँ पर, और टू आर इधर का यहाँ पर हो गया। यानी यहाँ पर ये टू आर हुआ ये वाला, यहाँ से ये टू आर ये हुआ ये वाला, और यहाँ नीचे ये हमारे पास ए डी सी, ये ए डी सी वाला टू आर हो गया, आर प्लस आर। इस प्रकार ए बी सी आर प्लस आर टू आर हो गया, और ए व सी के बीच में अप्रतिरोध हम आसानी से निकाल सकते हैं। टू आर और टू आर ये पैरेलल में है, इस प्रकार से ये हो गया रेसिस्टेंस इसका आर, और यहाँ पर आर रेसिस्टेंस, फिर ये नीचे आर रेसिस्टेंस, ये बिंदु एच हुआ, इनके एच और एफ के बीच में रेजिस्टेंस आर हो गया, और फिर ये रेजिस्टेंस भी आर हो गया। यहाँ पॉइंट एच है और ये ए है, और यहाँ पॉइंट क्या है, यहाँ ये पॉइंट सी है। ये टू आर है, ये टू आर है पैरेलल में, इनका रेजिस्टेंस ये आर होगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं ए और सी पॉइंट के बीच में आर प्लस आर थ्री आर ये हो गया, ए पॉइंट ये सी पॉइंट ये हो गया थ्री आर, और ये हो गया हमारे पास नीचे आर रेजिस्टेंस। तो दोनों का पैरेलल में यदि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो हमारे पास हो जाएगा आर इक्वल टू थ्री आर इंटू आर अपॉन थ्री आर प्लस आर, यानी कि ये आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R/4। ये है समतुल्य प्रतिरोध ए व सी के बीच में।